संजीव जी, मैं आपसे अभी आपके पहले जो 3 विद्वान लोग हैं जो बोल चुके हैं, एक तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ये मीनू जी हो, डॉक्टर साहब हो या दिनेश जी हो, ये जो मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, आपकी कोई इसमें अलग कोई सोच या अलग कोई राय या कोई ऐसी टिप्पणी है जो अब तक नहीं हुई? उसके आगे फिर मैं आपको एक और सवाल पूछने वाला हूँ। नहीं देखिए, अभी जो आप दिनेश जी और मीनू जी से जो आपने सवाल किया, तो ये जब टिकट बंटवारे होते हैं मयूर साहब, तो होता ये है कि सभी दलों का, अभी कांग्रेस की कई जगहों पे लिस्ट आनी है, तो भगदड़ जैसी चीजें होती हैं। लेकिन भगदड़ और विद्रोह जो है, यदि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो तो मायने रखता है। वो चाहे सब हिमाचल से लेकर के तमाम जगहों पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेकिन ये इस स्थिति में नहीं है अभी एक्सपेरिमेंट करने के। 2024 इनके लिए बहुत क्रूशियल है। किस तैयारी में ये वसुंधरा राजे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किस तैयारी में शिवराज सिंह चौहान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि ये यदि रिस्क ले रही है कि 5 साल बाद हमारी, जो मीनू जी ने कहा कि हमारी भाजपा होगी, इनकी तैयारी तो है कि जो अटल आडवाणी की छाया है वो खत्म। अटल आडवाणी जी की छाया खत्म होने का अर्थ है कि जो गांधीवादी समाजवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का ने एक विचारधारा तो क्लेम किया था, तो वो गांधीवादी समाजवाद से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रतीक भी कर्नाटक से सूर्या का लिया उन्होंने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये सीधे सीधे वो सावरकर और और गोडसे वाला जो भारतीय जनता पार्टी को बनना है, उस दिशा में चीजें आ जाएंगी, आसान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये रिस्क ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात की अनरेस्ट तो है, थोड़ी सी कमजोरी और दिखी तो मुझे लगता है हमेशा नागपुर पर हमारी नजर रहती है। नागपुर बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। यानी मैं कह रहा हूं ये नितिन गडकरी की बात कर, मुझे याद है 2014 में चुनाव महाराष्ट्र का संपन्न हो गया था या होने ही वाला था। उस वक्त महाराष्ट्र गया था मैं, तो एक बात हो रही थी कि मोदी जी ने नितिन गडकरी की चाय तक नहीं पी। तो ये जो अदावत है ना, वो बहुत पुरानी है। तब जब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष होते थे, कहा जाता है कि घंटों, कई पत्रकार इस पर बात करते हैं, घंटों इन लोगों को बैठाया है, खास करके अमित शाह जी को। तब वो कोर्ट के आदेश से तड़ीपार हुआ करते थे। सबसे बचना चाहिए हम सबको, यदि विपक्ष में क्लेमिंग विपक्ष उनके नहीं है तो फिर भी कहते हैं तड़ीपार, तो अब शब्द इस्तेमाल होता है कानूनन। तो वहां ये होते, तो अदावत बहुत पुरानी है। मैं उतरा तो उन लोगों ने कहा कि चाय, क्योंकि उनको डर लग रहा था उसमें नहीं थे। हालांकि उसी समय गोपीनाथ मुंडे भी उसके आसपास ही गए थे, उसके बाद में गया था। तो ये एक, तो वो इतने दिनों से जो व्यक्ति बैठा हुआ हो, जो नाराजगी में हो, और जिसके हालांकि वो गडकरी जी को हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप जो है त्रिशूल पे बैठे हुए। पिछले दिनों संसद भवन गए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा कि आप तो जो है बनारस वाले भाव में हैं कि वो शिव के त्रिशूल पे हैं। और भी बातें बहुत सारी की जो बहुत ऑनलाइन नहीं कर सकते, जो उन्होंने, उनका रिएक्शन था। लेकिन कुल मिलाकर के ये है। तो जैसे ही मौका मिलेगा, राजनाथ सिंह भी और ये लोग, तमाम लोग बात करेंगे उसमें। ये जो हो रहा है शिवराज सिंह चौहान के साथ या वसुंधरा राजे के साथ, उसकी कीमत भी इनको चुकानी पड़ सकती है। तो मैं ये जो आपके पिछले सवाल जो आप बातचीत कर रहे थे उसमें एड ऑन करना चाह रहा था जी। जी, अब एक इस पर भी जो है हम बात कर लेते हैं कि देखिए, अब ये जो मुद्दा उठाया है, अब हम चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की रणनीति की बात कर रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव और उसके आखिर में लोकसभा का चुनाव, तो एक एजेंडा सेट किया जाता है। पिछले 2 चुनाव में ये रहा कि कांग्रेस कोई एजेंडा सेट नहीं कर पाई। कांग्रेस जो है वो मतलब उस तरह से रही कि बिल्कुल जैसे बेशुद्ध अवस्था में हो, उस तरह से वो हाल था कि क्या कहें, क्या ना कहें, कैसे कहें, किस मुद्दे को उठाए, वो बिल्कुल जो है वो सूझबूझ नहीं नजर आए थे। इस बार जो है कांग्रेस ने ऑलरेडी जो है 2 या 3 एजेंडा सेट कर दिए। अब इसमें ये जो ओबीसी, दलित और हमारे आदिवासी भाई जो है, उनको लेकर जो है पूरा मामला, जातीय जनगणना का, तो कांग्रेस जब ये बात करती है तो वो समझ में आता है भी है, क्योंकि वो उनका पुराना ये पॉलिटिकल एजेंडा भी रहा है कि पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटीज जो है उसके विकास की बात हमेशा वो करती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही महानुभाव है जिनके नाम पर ये योजना चलती है, अंत्योदय, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी है। ठीक है, अब वही एक है उनके वहां बड़े व्यक्ति
जो एक थिंकर या एक विचारक माने जाते हैं, और उन्हीं को जो है हर योजना का नाम जो है, बहुत सारी योजना इनके नाम पर जो है की जा रही है या की गई है। अब सवाल ये है कि वो जो अंत्योदय है, वो नाम तो दे दिया उन्होंने। अब ये मैं अपनी मतलब जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से, और फिर उसको आपसे मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष रूप से नरेंद्र भाई ने, वो अंत्योदय यहाँ भी गुजरात में जब थे तब भी उन्होंने दीनदयाल जी का नाम लिया और बहुत सारी यहाँ भी योजना की। लेकिन सवाल ये है कि वो सिर्फ योजना के नामकरण तक रहे हैं, उसके बाद फिर वो अपने आप को ओबीसी के तौर पर प्रस्तुत किया, लेकिन उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनके ठाठ माठ, उनका वो जो एक जो दृश्य खड़ा करते हैं, वो तो कोई पिछड़े, अति पिछड़े, दलित या वंचित पीड़ित वर्ग वाला तो कभी हमको दिखा नहीं है। तो ये जो कथनी करनी में और डिफरेंस जो वहां पे है, वो एक बात। और यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस ने ये एजेंडा सेट किया, एक तो ये महिला आरक्षण बिल वाला कि भाई आप मूर्ख बना रहे हैं देश को, अगर आपको लागू करना है तो अभी कीजिए, और उसमें जो है ओबीसी महिलाएं क्यों नहीं है। अब दूसरी बात, ये जातिगत जनगणना। तो अब जो आपके हिसाब से, आप, हम और आप जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो बात, कौन सी बात है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी बात जो है लोगों को ज्यादा छुएगी? देखिए, एक बात जो आपने कपड़े वाली बात कही, सूट बूट के साथ जो है एक वर्ग एसोसिएट करता रहा है, वो है दलित वर्ग। उसकी अपनी एक साइकी रही है बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने से, और बहन जी के साथ भी एसोसिएट किया उसके अपने मनोविज्ञान है और उसके उसके अपने तर्क हैं वो वंचना के। लेकिन गांधी जी के साथ जो एसोसिएट होने वाला जो पूरा समूह था, वो किसान समूह था। और गांधी किसान चेतना जो है ना, वो सूट बूट को बहुत एक्सेप्ट करती नहीं है। तो कोई भले ही अपने बीच से बात करता हुआ, शुरू में ये ओबीसी के लीडर्स क्लेम करते हुए, जो अनिल दा कह रहे थे कि 2013 में इन्होंने पटना में भी घोषणा की थी, तो आया जरूर है, लेकिन अपना यदि नहीं है तो, अपना दिखता नहीं है तो वो उतना एसोसिएट नहीं करेगा। वो जो लिबास था गांधी जी का, उसका अपना एक मायने रखता था। और ओबीसी इस देश का सबसे बड़ा चंक है। मैं अक्सर इस बात को खारिज करने की कोशिश करता हूं जब ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है, उसमें ओबीसी का समर्पण यदि नहीं होता तो नहीं होता। सवाल है कि ओबीसी ही सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, तो वहां सारे प्रैक्टिसेज होंगे। कम्युनिस्ट पार्टियों का क्षरण हुआ है, तो निश्चित तौर पे वहां कम्युनिस्टों का वोट बेस घट जाएगा, ओबीसी उससे अलग हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा दिखेगा वहां सपोर्ट बेस, क्योंकि वही तो मूल जनता है, वही उसकी ही सबसे बड़ी संख्या है। और उसमें एक और इस मिथ को और तोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए थे हाल फिलहाल में जब ये चुनाव हुए, और 22 वाला, तो आप देखिए कि 90% से ऊपर अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ओबीसी खिंच करके 60%, कुछ कुछ जातियां, बाकी 50% के आसपास है। तो ओबीसी की जिम्मेवारी ये बनती नहीं है। यानी ओबीसी इस तरह से भी नहीं हुआ है एसोसिएट, जैसे कि हिंदू मन जिसकी बात ये करते हैं। अब भारत में जब आप अंत्योदय करने चलेंगे, तो एक व्यक्ति की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, सिर्फ वो हिंदू होता नहीं है। सबसे पहले तो कुलगोत्र, जाति और कुल देवताओं के साथ अपनी आंख खोलता है। सबके अपने अपने देवता, इसीलिए 33 कोटि देवता की बात है। सब वो सबसे पहली आइडेंटिटी है। यदि जेंडर वाली आइडेंटिटी को हटा दीजिए, तो जेंडर आइडेंटिटी शुरुआत होती है, उसके बाद ये जाति आइडेंटिटी साथ साथ चली आती है। तो जाति आइडेंटिटी को निश्चित तौर पे यदि कांग्रेस एड्रेस कर रही है, अपने भूल सुधार के तौर पे भी कर रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी जल्दी ये कांग्रेस के लोग अभी समझ लें, अभी भी समझने, और कुछ समझना अभी बाकी है उन्हें, तो जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। कि लगातार 90 के दशक में, थोड़ा सा पहले 80 से 90 के बीच में 5 ब्राह्मण राजपूत मंत्री दिए गए बिहार में, और उतने ही लगभग 5 या 6 दिए गए उत्तर प्रदेश में, और दोनों जगह से कांग्रेस का सफाया हो गया। क्योंकि उस समय ओबीसी का उभार हो रहा था, मंडल की राजनीति खड़ी हो रही थी, और 90 के बाद तो मंडल राजनीति का विस्फोट हो गया। तो इस कारण से आप देखिए कि कांग्रेस, अब यदि कांग्रेस उस प्लेटफॉर्म पे आती है और ओबीसी की आकांक्षाओं को एड्रेस करती है, तो उसका फायदा होगा, और ये हो रहा है। 2024 में भी राहुल गांधी लगातार ओबीसी के रायपुर कन्वेंशन के बाद से
अनिल दा कह रहे थे कि 1 साल 1 महीना पहले तक मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था, मैं भी नहीं था, और अभी भी सशंकित रहता हूं। उसकी वजह यह है कि निश्चित तौर पे मुद्दों को तो उन्होंने, अब ये जरूर है कि इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ा, बहुत बेचैनी है मोदी जी के भीतर। वो अनाप शनाप जैसा लोगों ने कहा भी कि कहीं अल्पसंख्यकों की बात करने लग रहे हैं, कभी गरीबों की बात करने लग रहे हैं, कभी कोई भी बात हो रही है। उनका पूरा संबोधन बदल गया सजीव भाई। बदल गया। वो पहले तो भाइयों बहनों से शुरुआत करते थे, अब वो कह रहे हैं मेरे परिवारजनों। ये बिल्कुल। ये पूरा मामला चेंज हो गया है, सोचिए नरेंद्र भाई के तो लिए लेकिन दिक्कत ये होगी। जी, लेकिन मैं सचेत होने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अंतिम आदमी मैं थोड़ा सा संकेत इसलिए रहता हूं। कंसिस्टेंसी राहुल गांधी में बनी दिखी। पहले सबसे बड़ा उन पर, और भी लोग कहते थे इनकंसिस्टेंट होते हैं, इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के बाद, खास करके रायपुर के कन्वेंशन के बाद भी। लेकिन कुछ चीजों से बचना होगा। मुझे कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सबसे बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो इसमें उन्होंने मीडिया से पूछा कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, बहुत अप्रिय लगा मयूर साहब। इसलिए अप्रिय लगा कि भाई जिसकी रोटी है उसको साथ ले लो। नीतीश कुमार को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जाति जनगणना को, कर्नाटक का जाति जनगणना आज भी रुका है, अब उसके उसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं। यदि उन्होंने कर दिया होता और तब सिद्धारमैया को ले आते, सिद्धारमैया भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, आप बढ़ाइए उनको, राहुल गांधी उनको साथ लेकर आते और एक साथ में चीजें चल आ जाती, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जी, अखिलेश जी का जो ये है, जो श्रेय है, जिसके चलते आपको आपकी ताकत बनेगी 2000, क्योंकि सवाल है राहुल बनाम मोदी कौन होगा 2024 का किंग। एक तो ये राहुल बनाम मोदी ना हो तो बेहतर है, लेकिन इन तमाम लोगों को लेके मुद्दा बनाम मुद्दा हो तो और अच्छा है। और उन मुद्दों का जो रखवाला है, जो क्रिएटर है, जो प्रायोजक है, जो आयोजक है, उससे उसके श्रेय को राहुल गांधी को चाहिए या उनके टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि राहुल गांधी निश्चित तौर पे बड़ी पार्टी है और उनके कहने से ये मुद्दा सेंटर में आ रहा है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बन चुका है तो कुछ चीजों को लेकर के प्रोएक्टिव फॉर्म में ये काम करना चाहिए। जब मोदी जी आए थे 2014 में, एक हम तब फॉरवर्ड प्रेस से जुड़ा हुआ था मैं, और उसका हिंदी एडिट देखता था। फॉरवर्ड प्रेस में एक, उसके लिए जिन्होंने लिखा वो आज तक बदनाम है, उन पर आरएसएस के होने का आरोप लगता है, लेकिन उन्होंने बड़ा, और कवर स्टोरी छपी थी कि ओबीसी कैंडिडेट है ये। हालांकि उसके अंदर में जो विश्लेषण था वो ये था कि अब ओबीसी को हनुमान होने से बचना पड़ेगा, ये उसका विश्लेषण था। तो वो विश्लेषण लोग, चूंकि कवर होता है तो उसके आधार पे, लेकिन सबसे पहला मुकदमा जो है उस फॉरवर्ड प्रेस पे ही हुआ 2014 में। अनिल को याद होगा, उसमें एक पार्टी में भी हूं, आज डेट था, 14 फरवरी को फिर डेट मिला है। तो ये कुल मिला के आप जब आए हैं, आने के बाद ठीक है आप ओबीसी से हैं, लेकिन ओबीसी के तमाम बड़े नेताओं को परिदृश्य से बाहर कर देंगे तो उसका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन आपके खिलाफ होगा, और ये हो रहा है। ये 5 आने वाले चुनावों में भी होने वाला है और आने वाले 2024 में। तो यहाँ तो मोदी जी निश्चित तौर पे कमजोर हुए हैं। विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास कांग्रेस की महती जिम्मेवारी है कि वो इसको कैसे अपने उस ट्रांसलेट करे अपने पक्ष में, मुद्दों के लिहाज से जनता का, और मुद्दे उसके पास सही में बेहतर हैं, खास करके जाति जनगणना। मैं ओबीसी महिला रिजर्वेशन का पूरा श्रेय छीन लिया इन लोगों ने, ये कहते हुए कि ओबीसी आप नहीं दे रहे, महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी ताकत है। ये सब इन चीजों को लेकर के टेक्निकली कायदे से आप ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, जिसका जितना श्रेय देते हुए बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जाएंगे। राहुल आएंगे कि नहीं इस पर मैं बहुत दावेदारी के साथ नहीं कह सकता।